की संख्या में अपस्टेज आर्ट ग्रुप दिल्ली की ओर से कला ऋषि बाबा योगेंद्र राष्ट्रीय बहुभाषी नाट्य समारोह की शुरुआत आज से हुई है। 7 से 13 जनवरी तक संगीत नाटक अकादमी में और 13-14 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम बहुभाषीय नाटकों की प्रस्तुति करेंगे। आज बाबा योगेंद्र का जन्मदिन भी है और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है उन्हें ट्रिब्यूट देने का, उन्हें याद करने का और उनकी कला की जो जर्नी रही है अब तक की उसको सेलिब्रेट करने का। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि डॉक्टर रमेश चंद्र कौर जी मौजूद हैं, निर्देशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली। अपस्टेज आर्ट ग्रुप उनका अभिनंदन करता है। हमारे दूसरे प्रमुख अतिथि प्रोफेसर योगेश कुमार, JITM के निर्देशक, जाने माने फिल्म निर्देशक एवं समाज सेवक। अपस्टेज आर्ट ग्रुप आपका भी स्वागत करता है सर। अपस्टेज आर्ट ग्रुप के लिए हर्ष का विषय है कि हमारे विशेष आग्रह पर एक्स डिप्टी सेक्रेटरी PMO संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अतुल मिश्रा जी उपस्थित हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये समारोह कला की हर जगत को प्रोत्साहित करने के लिए नॉर्मल लेमन लोग जो कहा जाए उनको कला में क्या क्या वैरायटी मौजूद है वो सब का एक आनंद पूर्वक एक्सपीरियंस देखने के लिए ये समारोह आयोजित हुआ है। आपको यहाँ पे नृत्य की प्रस्तुतियाँ, संगीत की प्रस्तुतियाँ, नाट्य की प्रस्तुतियाँ और हमारे बाबा की जो पूरी जर्नी रही है अभी तक उसकी एक हमने चित्रशाला भी यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं। तो अब इस इवेंट का आयोजन करना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि डॉक्टर रमेश चंद्र जी, प्रोफेसर योगेश कुमार जी एवं अतुल मिश्रा जी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर इस समारोह को आरंभ करें। रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आप मंच पर ही रहें। चाहूँगी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम इस समारोह की शुरुआत एक क्लासिकल डांस की प्रस्तुति से करना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने सेल फोन्स स्विच ऑफ कर लें या एयरप्लेन मोड पर डाल दें और इस पूरे समारोह का भरपूर आनंद उठाएं। धन्यवाद। इस खनकदार आवाज में 95 बरस वाली कंपन नहीं है। ये आवाज लड़खड़ाती नहीं है,
इसमें लगन है, दम है, जिद है देश को संस्कारित करने की, कला की, साधना की, बिना थके, बिना विश्राम किए। ये हैं अपने योगी बाबा, कोई धूनी वाले नहीं बल्कि धुनी बाबा। धुन है कलाकारों को यथा योग्य सम्मान दिलाने की, उनके योग क्षण की, देश भर में विभिन्न कलाओं और कलाकारों के आदान प्रदान की, देश की आत्मा में कला बसाने की। मेरा इतना ये मानना है कि कला किसी व्यक्ति में जन्म तभी लेती है जब वह स्वयं भी नया जन्म लेता है, और नया जन्म तभी लेता है जब वो अहंकार रहित हो जाता है। उसके ये प्रतीक युगेंद्र जी मैंने अभी नहीं वर्षों से है। बाबा के बाबापन में अनोखा बचपना है। अपनी बड़ी से बड़ी बात को ऐसे मनवाते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा एक छोटे से खिलौने के लिए जिद कर रहा हो। सहजता उनका गहना है। बहुत बार खुशी में जब आंसू आ जाते हैं तो उस तरह से उन्होंने मुझे गले लगाया और ये कहा कि तुझे क्या मालूम, कितनी चिंता करता था। अरे जरूरत है तेरी, राष्ट्र को जरूरत है, मुझे जरूरत है। तो वो क्षण में कभी भूल नहीं सकती कि बीमारी के बाद जिस आत्मीय भाव से उन्होंने मुझे गले लगाया था, उससे ये लग रहा था कि वाकई वो कितने ज़्यादा चिंतित रहे होंगे उन 3 महीनों में जब मेरा उनसे ना मिलना हुआ, ना फोन कर बात हुई। अभी कुछ समय पहले एक दिन बोले, बाबा हमें नाना जी के जन्म शताब्दी वर्ष के लिए गोंडा में कोई कार्यक्रम करने की अनुमति मिल जाएगी। अब हम BRI वालों के लिए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती थी। और उसका परिणाम जो हुआ कि गोंडा में 4 दिन तक देश भर से जो 300 कलाकार आए थे, शायद 300 से ज्यादा रहे होंगे, उन्होंने पूरे गोंडा को देश भर के रंगों से सराबोर कर दिया। सूरत लगाम लगाना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कदम ताल मिलाना रे गोविंद गोविंद गाना। अनुशासन बाबा से सीखने लायक है कि घोड़े के टाप का अनुशासन कभी नहीं भंग होता, एक जैसा। तो बाबा आज भी दौड़ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं वैसे ही अनुशासन। बाबा योगेंद्र एक चलते फिरते जागृत ऋषि हैं जो मन से, वचन से, कर्म से अपने पूरे जीवन को जिसने एक लक्ष्य मानकर एक तपा लिया हो, और उनको देख करके हमें समझ में आता है संगठन क्या होता है, कार्यकर्ता क्या होता है, कार्यक्रम क्या होता है, और कैसे उन्होंने तिनका इन तीनों चीजों को समन्वय करके कैसे एक विशाल संगठन की रचना की। अपने बचपन की बात वो टाल जाते हैं। उनका जीवन तो बस वहां से शुरू हुआ जब वो संघ के संपर्क में आए। नानाजी देशमुख ने उन्हें कला के क्षेत्र में काम करने को कहा। उससे पहले का कुछ वो शायद याद ही नहीं रखना चाहते। नानाजी ने क्या देखा हमारे पास में, मैं आज भी नहीं सोच पाया। हमको भेज दिया प्रचार करके एक तहसील में। 45 की बात है बाबा। एक काम मुझे और दे दिया, वो नहीं जरा हाथी खोजो। अब आप कल्पना कर सकते हाथी खोजने का काम कैसा होगा बाबा। वो नौतपी का इलाका है ठाकुरों का। गांव में हम घूमे बाबा, 11 हाथी मिले। और मुझे पहली सीख दी गई कि अगर हाथी को फटाना है तो महाउत को फटाना पड़ेगा। वो दिन की याद करता हूँ तो लगता है कि वो व्यक्ति कैसा कल्पित था, कैसा वो एक व्यक्ति था। हम चल पड़े उस जीवन के में बाबा। भोलापन लेकिन विनम्र दृढ़ता, संघ के प्रचारक, ऊर्जावान व्यक्तित्व और संस्कार भारती के शिखर पुरुष 95 बरस की उम्र में और युवा होते जा रहे हैं। कला की साधना में उन्हें इतना आनंद आ रहा है कि उन्हें थकान महसूस ही नहीं होती। छोटी उम्र के लोग हैं, सब डायबिटीज से पीड़ित हैं। बाबा उनको 95 बैठा है
या जो भी बैठा है उठा है, जो भी बाबा तो एक तो कार्यरत है, गतिमान है, गतिशील है, पवन की तरह उड़ते हैं। आवाज़ में ऐसी चोट है उनकी, भारीपन है, दृष्टि भी उनकी बड़ी पैनी है, हर एक चीज़ याद रहती है, हर एक नाम याद रहता है और सब खाते पीते अरे बाप। तो उनका पूरा जीवन शैली एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। अभी मैं दिल्ली में यहाँ रहता हूँ, मेरा घर तीसरी मंजिल पे है, तो वो जीने चढ़ना पड़ते हैं। अचानक एक दिन सुबह 8:30 बजे फ़ोन आ गया, भैया घर पे हो, मैं आ रहा हूँ। मुझे ही संकोच हुआ, मैंने कहा बाबा जी मैं दूसरी मंजिल पे रहता हूँ, तीसरी मंजिल पे। बोले घर तो है ना, मैंने कहा घर है। और एक युवा की तरह वो पूरी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चले आए। बल्कि उनके साथ जो सज्जन थे, जो उनसे उम्र में कहीं छोटे थे, वो बहुत हाँफ रहे थे। बाबा जी बड़े आनंद से वहाँ बैठे थे। चरैवेती आज यहाँ कल वहाँ, अविरल प्रवास पर। ऐसे हैं अपने योगेंद्र बाबा। विश्राम शब्द उनकी डिक्शनरी से कब गायब हो गया, ये उन्हें भी नहीं मालूम। I have never met such an inspiring person. I must confess that even at this age, he keeps moving and we all find it difficult to keep pace with him. I have met him only twice, and yet as an artist, I have been really inspired by him. वे देश भर में संस्कार के बीज बो रहे हैं, संस्कृति की सुगंध बिखेर रहे हैं। बाबा सचमुच में कला के साधक हैं। कोई उन्हें उपासक कहता है तो कोई कला का तपस्वी, लेकिन वो बड़ी विनम्रता से अपना परिचय देते हैं। योगेंद्र नाम है। सच कहूं तो इतने साल से बाबा योगेंद्र जी का सरनेम क्या है मैंने पूछा भी नहीं और जाना नहीं। ये वस्तुस्थिति, क्योंकि अपना परिचय देने के लिए सिर्फ वो जो मेरा कहते हैं, उसके पश्चात प्रथम पुरुष मैं, मेरा, अपना, यह कुछ उनके मुंह से आता है। तो संगत तो था ही ना बाबा हमारे पास में, जाके उनके दफ्तर में बैठना, उनसे आग्रह करना कहाँ कौन ऐसा कलाकार हमारी शाखा पर आता है, उसको खोजना, उसको जोड़ना। अब अमल के मंच पर ही हमारे पास कितने बड़े बड़े लोग आए, आपको आश्चर्य हुआ सुन करके। नलिनी जयवंत थी ना बाबा, कैसे संपर्क आया मैं आज भी नहीं समझ पाता हूँ बाबा। पुरुषोत्तम दार्वेकर, नाटक के श्रेष्ठ पुरुष, अशोक दादा मुनि आए हमारे कार्यक्रम में, हलीम जाफर खां साहब आए हमारे बीच में। आज वो कैसा मंच है जिसको देखकर कभी कभी याद करके मन में प्रश्न आता है। सुरेश राव केतकर भी हमारे विराजमान है, पुरुषोत्तम दादा भी विराजमान है, और लेकिन इन सबको जोड़ने वाली कौन ऐसी शक्ति थी, तो अभी याद करता हूँ तो सुभाष कुलकर्णी नाम का एक कार्यकर्ता था जो बड़ा सक्रिय था, लेकिन इसके पीछे इतनी बात थी कि संघ शक्ति का संबल, और पीछे उनमें से जो कार्यकर्ता इस प्रकार के सक्रिय थे जिनको लोगों के घर घर जाने में आनंद आता था, ऐसे जो कलाकार हमें मिले उनके बल पर हमें ज़्यादा देश में काम करने में समर्थ हो पाए। बूढ़े बाबा की विशेषता है कि वो युवाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्यरत नीरज को लीजिए, गांधी स्मृति समिति के गुलशन या सुदूर उत्तर पूर्व में दीपक को, अथवा संस्कार भारती के राहुल नील को, सब बाबा और उनके अनन्य लेफ्टिनेंट अमीर चंद जी की हर सोच को इतनी तन्मयता व खूबसूरती से आकार देने में जुट जाते हैं कि सहज ही भरोसा नहीं होता कि आखिर इन युवा कलाकारों का मकसद क्या होगा। बाबा जी नए प्रयोगों के लिए और हमेशा तैयार रहते हैं, इसलिए बाबा जी को हमें कोई मनाने में कोई नहीं, बल्कि हमारे इस चिंतन में बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक बेहद ऊर्जावान, और देखिए ऊर्जा तब आती है जब अंतर से आपकी आत्मा को इस बात पर विश्वास हो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है, पूरे राष्ट्र के लिए है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए है। तब आपको ईश्वर भी वैसी ऊर्जा देता है, और मुझे लगता है कि योगेंद्र जी को ईश्वर ने वो वरदान दिया है। नौजवानों से उन्हें बहुत सी आशाएं भी हैं।
वे नहीं मानते कि आजकल के युवा भटक गए हैं, बस उसे सही दिशा दिखाने वाली पीढ़ी से उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बाबा कहते हैं कि वो इसे कमजोरी न समझें, बल्कि इसे अवसर बनाएं। हम अपनी अपनी शक्ति पर ही जो कुछ वर्कशॉप हम लगाते हैं, संगीत के नाम पर हमने वर्कशॉप कई लिए, जहाँ केवल एकमात्र 19 गुरु आए और केवल 300 के करीब विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया। 3 दिन का भाग लिया। केवल वायलिन जिसको कहते हैं, वायलिन के ऊपर, तबला के ऊपर, घटम के ऊपर, ऐसा ही वर्कशॉप। तो इस प्रकार के कुछ वर्कशॉप जगह जगह लेकर के हमको एक एक्सपर्ट करने के लिए, नौजवान को जोड़ने के लिए बहाना मिल जाता है। बाबा ये बात जो है कि ये साधना का काम है, बड़ी तपस्या का काम है। इतनी आसानी से आज का नौजवान जोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन कुछ है जो बड़ी खोजने पर मिल जाते हैं हमको, जिनके बारे में हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ इस तरह हम ये बढ़ेंगे, आगे करेंगे। उनके लिए कोई ना कोई वर्कशॉप लेना। श्री योगेंद्र कला। योगेंद्र बाबा को हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये सांकेतिक सम्मान था। उन्हें तो न कभी इसकी चाह थी, न कभी उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। बड़े ही निष्प्रह भाव से उन्होंने ये सम्मान स्वीकार किया, लेकिन उनके प्रशंसकों के लिए तो ये निर्मल आनंद का पल था। बाबा जी जब पद्मश्री लेने जा रहे थे तो हम लोगों ने बहुत छोटे बच्चों की तरह ताली बजाई। तो ताली हमने इसलिए बजाई कि बाबा जी का सम्मान दरअसल बाबा जी का सम्मान नहीं है। बाबा जी का सम्मान कला क्षेत्र में काम कर रहे उन असंख्य कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जो बिना श्रेय की प्रत्याशा, न उन्हें श्रेय चाहिए न प्रसिद्धि चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कला की सेवा करने की दृष्टि से जो कार्यकर्ता फील्ड में काम करता है, क्षेत्र में काम करता है, ये उस कार्यकर्ता का सम्मान है। बाबा किसी भी कलाकार या आयोजक को काम करने की लंबी छूट देते हैं, काम करने की आजादी देते हैं, ताकि उसकी अपनी क्षमताएं निखर सकें। आवश्यकता पड़ने पर ही उसे टोकते हैं। कई बार ऐसा होता कि बाबा जी, मतलब आप उनका तो अधिकार है, वो कहीं भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे बाबा जी उस बैठक में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सीखने लायक बात है। हम लोग जरा सा, हमारा स्तर एक स्तर से दूसरा स्तर हो जाता है तो हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं समझा। और दूसरी विशेष बात यह है कि जो बात गलत लगी उसको उन्होंने टोका जरूर, लेकिन बाद में टोका, कार्यक्रम होने के बाद, कार्यक्रम के दौरान नहीं टोका, क्योंकि उनको लगता था कि इससे शायद जो कार्यकर्ता कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वो हतोत्साहित हो जाएगा। बाबा जी के डायरेक्ट टिप्पणी करने की शैली कतई नहीं, इसीलिए वो जो बोलते हैं वो कई दिनों के बाद हम लोगों को समझना आता है वो क्या कह जाते हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि व्यंग कर रहे हैं, ये समझना बड़ा कठिन है। बाबा जी स्वयं कला के अद्वितीय प्रेमी व भिन्न भिन्न कलाओं के पारखी नानाजी देशमुख को 1960 के दशक में ही बाबा में एक कला प्रेमी की धुन नजर आ गई थी। पहले तो उन्हें प्रदर्शनी आदि का संयोजन व नियोजन करने की जिम्मेदारी मिली और फिर कलाकारों का संगठन संभालने की। हमको आदेश मिला कि भैया जी विद्या भारती का बड़ा भारी कैंप है, तो वो जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम हो गया था उसमें बड़ा आपने आयोजन किया था, तो गांधी बाबा थे हमारे बीच में, श्री कृष्ण गांधी उनका नाम था, मेरठ में निकले थे प्रचारक, उधर थे। उन्होंने कहा कि चल भाई नगर सजाओ, तो यहाँ दिल्ली में बड़ा भारी कार्यक्रम हुआ बाबा, 16,000 शिशु आए। देश भर से जो अलग अलग संगठन चल रहे थे, सारी के सारी बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो उनका नगर सजाने का काम, लाल किले के पीछे जो सड़क है ना बाबा, यहाँ से वहाँ तक उसको सजाने का काम, और फिर उनका नाटक कहाँ होगा, कैसा होगा, इसकी सारी व्यवस्था करने का काम योगेंद्र जी को मिल गया बाबा। हर प्रांत का अलग गेट था, हर प्रांत का अलग सामान था, सजावट अलग करते करते उसमें भी 40 कलाकार हम बनारस से ही पकड़ के ले आए थे बाबा। तो ये सब कार्यक्रम हो गया। संजीव रेड्डी आए, उस कार्यक्रम में आए, विद्या भारती का जन्म दिया उस दिन को बाबा।
तो भी एक दिन हमारे लिए इस प्रकार का आया। अब ये जैसे कार्यक्रम हुआ तो 79 की बात है ना बाबा, तो 80 में ये लोगों ने बुलाया। ये नागपुर में माननीय मोरूपंत बैठे हैं, रज्जू भैया भी बैठे हैं। नाना जी दूर से ही सब राजवाद देते थे बाबा, लेकिन वहाँ दिग्विजयी भी थे। ऐसे 4-5 लोग थे बाबा। उसमें तय हुआ कि एक संगठन इसका बनना चाहिए। नाना जी के साथ मिलकर बाबा ने संस्कार भारती की स्थापना की। देश की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने व कलाकारों को संस्कारों से अलंकृत करने का बीड़ा बाबा ने अपने सबल कंधों पर उठाया। देश की मुख्य धारा में कलाकारों को उचित स्थान व सम्मान मिल सके, इसके लिए बाबा दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं। इस पूरे प्रयास में उनका एक ही उद्देश्य होता है, देश की सांस्कृतिक विविधता को एक सूत्र में पिरोना। एक तो संस्कार भारती की जो शुरुआती का इतिहास है वो प्रदर्शनियों का है और वो बाबा जी का है, योगेंद्र जी का। दूसरी जो पहचान है कि बाबा जी संघ शिक्षा वर्गों में अच्छी फिल्में और कुछ डॉक्यूमेंट्री खुद वो बना करके स्लाइड शो करते थे। तो संस्कार भारती की मुख्य पहचान समझ दो चीज, कार्यक्रम की दिव्यता, कार्यक्रम की व्यापकता, कार्यक्रम का व्यवस्थित तौर पर आयोजन, ये सारी चीजों के माध्यम से मैं कह सकती हूँ एक संस्था अकेले पूरे देश में भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रही है, जिसमें लोक संस्कृति भी शामिल, शास्त्रीय संस्कृति भी शामिल, साहित्यिक संस्कृति भी शामिल, तो संस्कार है। बाबा ने अपनी उम्र को कभी भी कला के सामयिक बनने में आड़े नहीं आने दिया है। लोक कला हो या ललित कला अथवा समकालीन कला, बाबा को तो बस कलाकारों को जोड़ने की धुन लगी रहती है। वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्यांगना सोनल मानसिंह के साथ भी उतने ही सहज रहते हैं जितने छत्तीसगढ़ के एक छोटे से टोले के कलाकार के साथ। उन्हें दोनों की ही प्रतिभा में समानता नजर आती है। वो दोनों को ही सम्मान दिलाने के लिए आतुर व प्रयासरत दिखते हैं। कुछ सोचती रहती है बाबा, जैसे हमारे यहाँ जब मंच पर कोई व्यक्ति आएगा तो हम आग्रह करते हैं कि भैया जी सीढ़ी मत चलाओ। हमारे कलाकार जो इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले सारे संगतकार हैं उनका उपयोग करके करो। अभी हमारा एक टीम गई आपके यहाँ पर, कहाँ जयप्रभा गाँव, और मुल्ला ज़्यादा आते हैं उसमें जोधपुर के, वो सब देवी के गीत गाते हैं और लकड़ी बजाते हैं ना बाबा। अब ये तो आपके वाद्य यंत्र हैं बाबा। और सारंगी इतनी बढ़िया लेके आया मौलवी, 5 स्थानों पर आपने उसका कार्यक्रम कराया। वो गदगद हो गए और उन्होंने कहा कि हमको बाबा मौका दे दो, अब ये सारा ये जो काशी का इलाका उसमें गाँव इस प्रकार का कार्यक्रम करें। अपना प्रयोग तो बाबा इस प्रकार का जरूर रहता है। कलाकारों को समुचित सम्मान मिल सके, उनके योग क्षेम की व्यवस्था हो सके, इसके लिए भी आवश्यकता होती है देश भर में यथा योग्य कला प्रेमियों व यथोचित संगठन की। इसकी पूरी चिंता भी बाबा करते हैं। प्रभावित होना तो स्वाभाविक है, लेकिन अनुकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक शैली होती है और शैली अलग अलग हो सकती है। लेकिन आदमी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। तो हम बाबा जी के इस व्यक्तिगत संपर्क से प्रभावित जरूर रहे हैं, लेकिन जितना बड़े फलक पर बाबा जी संपर्क करते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। बाबा ने कला को एक नया आयाम, नया संस्कार दिया है। हम आज के युग में जिस कला का प्रदर्शन देखते हैं उसमें आकर्षण तो होता है, लेकिन संस्कारों के नाम पर कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोक कलाओं में भी कई बार भोंडापन आ जाता है। लेकिन योगेंद्र बाबा ने कलाओं को एक नए रूप में देश के सामने रखा है। ये जो है क्यों होता है, इसको कोई
इसके लिए कुछ रिसर्च वगैरह करने की जरूरत है। योगेंद्र जी की विशेषता यह है कि उन्होंने इस क्रम को पलट दिया। बाजार या फिल्म ने जिस तरह कला को प्रभावित किया है, उससे संस्कारों में कोई अभिवृद्धि नहीं हो रही है। उसे हम पॉपुलर आर्ट तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेरणा का अभाव है। पर बाबा की प्रस्तुतियां इस बाजारवाद से अप्रभावित हैं। बाजार ने या फिल्म ने या सिनेमा ने लोक गीतों को किस तरह से प्रभावित किया है, अगर ये देखना हो तो इस तरह के आयोजनों को देखें। अब उन प्रभावों से योगेंद्र जी की जो भी कला की प्रस्तुतियां हैं वो अप्रभावित है। अच्छा, तो उसका तत्क्षण या तत्काल हो सकता है कि आप नोटिस न करें, परंतु उसका स्थायी एक प्रभाव समाज पर पड़ेगा, समाज के उन्नयन में पड़ेगा, समाज के उत्थान में पड़ेगा और एक नए समाज को बनाने में भी उसका योगदान हो सकता है। दिन भर अपने पुराने सहयोगियों व उन दिनों के परिचितों से मिलना, उनसे मिलते रहना, यही उनकी दिनचर्या होती है। पुराने लोगों से सतत संबंध बनाए रखना और नए नए लोगों को जोड़ते रहना और इन सब के माध्यम से कला की उपासना, यही है उनकी जिद। उनकी इस जिद को शत शत प्रणाम।
बाबा की प्रिय रचना
सबसे अद्भुत कलाकृति है जो उसने बहुमूल्य उपहार के रूप में प्रदान की है। प्रकृति सब कुछ है जो हमारे आसपास है, जैसे पानी, हवा, भूमि, पेड़, जंगल, पहाड़, नदी, सूरज, चांद, आकाश, समुद्र। कुदरत अनगिनत रंगों से भरी हुई है, जिसने अपनी गोद में सजीव निर्जीव सभी को समाहित किया है। भगवान के द्वारा प्रकृति में सभी को अपनी शक्ति और विशिष्टता उपलब्ध कराई गई है। इसमें इसके कई रूप हैं जो मौसम दर मौसम और यहाँ तक कि मिनट दर मिनट बदलते रहते हैं। जैसे समुद्र सुबह के समय चमकीला नीला दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय हरित मणि रंग सा दिखाई पड़ता है। आकाश पूरे दिन अपना रंग बदलता रहता है। सूर्योदय में पीला गुलाबी, दिन के समय आंखें चौंधियाने वाला नीला रंग, चमकदार नारंगी सूर्यास्त के समय और रात के समय बैंगनी रंग का। हमारा स्वभाव भी प्रकृति के अनुसार बदलता है। जैसे खुश और आशावादी सूरज के चमकने के समय, बरसात के समय और बसंत के समय हम चांदनी रोशनी में दिल से खुशी महसूस करते हैं। तेज धूप में हम उबा हुआ और थका हुआ महसूस करते हैं। जड़ जंगल जमीन से जुड़े ये लोग सबसे ज्यादा प्रकृत हैं। इनकी आवश्यकताएं जितनी कम है, उन्होंने उतना कम नुकसान पहुंचाया है। बहन, ये कैसा पक्षपात है कि जंगल में रहने वाले लोग ज्यादा सुसंस्कृत हो। सच तो ये है, तुम नियमबद्ध तरीके से जीने की प्रणाली हो और मैं मूल हूँ। जो निर्लोभ मेरी सेवा करता है, उसी की तुम संस्कृति है। घर
जल होने को, सागर में, सरिता में और इस धरा की गोद में सोती हूँ तो नदी ही, पर अनेकों नाम है मेरे। कोई गंगा कहता है तो कोई जमुना, कहीं कृष्णा तो कहीं कावेरी, सतलुज व्यास झेलम चेनाब भी तो मैं ही हूँ। अनेकों नाम है मेरे, पर मेरी प्रकृति एक सी है। पवित्र मन, पवित्र विचार, संपूर्ण शरीर मेरा सागर है और मैं हूँ उसके भीतर बनकर बह रही नाड़ी। रक्त की तरह बह रहा जल ही जीवनदायिनी शक्ति है, जिसके छोर पर बसी संस्कृति इसके तट पर जीवन और मृत्यु का संस्कार कर मोक्ष प्राप्त करती है। स्वाति नक्षत्र का जल जब वसुधा की गोद में गिरता है तो जल पीकर उन्मत्त हो फसल लहलहा कर भूमि पर उगाती है। ओ बहन, कहाँ चल दी? प्रकृति ने घूमने का मौका क्या दिया? अपने भाई को छोड़कर अकेली चल दी? मौज करने के दिन मेरे भी हैं। पहाड़ से उछलता कूदता मैं भी सारे कष्ट को आनंद के साथ झेलता आ रहा हूँ, जबकि सुंदर वन में मिलकर दोनों का हाथ थामना ही है। तुम कभी इस बात पर सहमत ना हो बहन? क्यों ना हम यहीं से साथ होकर चलें? सब नदियां आपस में बहन हैं। तुम एकमात्र भाई हो। भाई का व्रत होता है रक्षा करना, और तुम हमारे रक्षक हो। हमारे करीब मिलन से गीत, संगीत, जीवन, संस्कृति को नुकसान ना हो, इसलिए तो माँ धरती ने ठीक सागर में स्थिर होने से पहले मिलन तय कर दिया। कितना सुंदर नाम दिया है लोगों ने, ब्रह्मपुत्र। ईश्वर ने जीवन में हमें अनेकों सौगात दिए। प्रकृति वो सब कुछ हमें अन्न, धन, धान्य के रूप में सौंप गई। मेरी पुत्री नर्मदा, जिसे मैं प्रेम से रेवा कहता हूँ, विवाह के योग्य हो गई। मुझे इसके लिए एक योग्य वर की तलाश। जो कोई नवयुवक बकावली का फूल तोड़कर मुझ तक ला देगा, मेरी नर्मदा उसे मैं सौंप दूंगा। गुल बकावली का वो फूल राजा मैखल के पास ले आया। मेरा नाम सोनभद्र है और नर्मदा से मेरा विवाह होना तय हुआ है। ईश्वर की लीला देखिए, नर्मदा को मैंने आज तक देखा ही नहीं। आगे क्या हुआ प्रत्यक्ष देखिए। सखी जुलीला,
मेरा संदेश उन तक पहुंचा दोगी? मैं हूँ तो राजा की लड़की, पर नियम से बंध कर घर में नहीं रहना चाहती। मैं तो राज्य की सेवा नदी होकर करना चाहती हूँ। अगर उन्हें स्वीकार है तो मैं नर्मदा पावन गंगा की तरह गंगा सागर में मिलना चाहूंगी। उनके राज्य के साथ साथ सबके लिए हितकारी बनूंगी। लेकिन ये क्या, जोहिला अच्छे से श्रृंगार कर सोनभद्र के पास पहुंची तो वो भूल कर बैठी और जोहिला को ही नर्मदा समझ बैठी। नर्मदा, छल मत करो, तुम ही रूप बदल कर आई हो और इतनी सुंदर लग रही हो जैसे बकावली के फूल। अब मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी रानी को बोलता हूँ। राजा सोनभद्र गलती कर बैठे और जोहिला को रानी बनाकर मुझे ही भूल बैठे। जोहिला तो बन गई राजा की रानी और गुस्से में मैंने उल्टी दिशा में बहने की ठान ली और मैं अब सागर में जाकर मिल जाना चाहती हूँ। कितनी सारी नदियां हैं ब्रह्मांड में और अथाह जल भी तो है, मिलकर सभी सागर है। पानी से गीत भी है, मन के भीतर एक अजीब तरह की शांति भी आती है। कहें तो कैसा लगता है कि प्रकृति और संस्कृति दोनों बहनों जैसी लगती है। प्रकृति का ही एक तरह से मानवीय रंगों में चित्रण है जीवन का। प्रकृति कलाकार है और हम सब उसके कैनवस के अंदर नृत्य, गीत, संगीत और साज मिलकर उकेर दिए गए हैं। हमारा अस्तित्व प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए तमाम तरह की कलाएं सभी एक ही धुन में रची हैं। जीवन के प्रथम रचयिता प्रभु श्री शिव को अनंत बार प्रणाम। हमारी भाषा, हमारा खान पान, वेशभूषा
सभी ऋतुओं और समय का आकांक्षी है। कैसे जाड़े में हम अपनी प्रकृति के करीब हो जाते हैं। कुछ ऊष्म चाहिए, ऐसा मन को होता है। बसंत की तो बात ही कुछ और निराली है। बाहर का मौसम, तरुण गीत मन में अंगड़ाई लेने लगते हैं। शरद से पहले पहलाते हो, ऋतुओं के ऋतुराज तुम ही हो। शारदा भवानी तुम्हारी गोद में वीणा बजा रही है। न जाने मन कैसा आम के बौरों की भांति ही बौरा गया है। और तरुणी स्त्री जो पशुओं के लिए घास काटने जा रही है, रह रहकर नदी के उस पार फैली हरियाली को निहार रही है।
भैया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो काम चोर हो गया है। अरे सामने इतनी बड़ी नदी दिखती नहीं है क्या? वहीं ले जाकर डाल दे। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, अभी डाल देते। नदी का पानी सारा कचरा बाहर ले जाएगी। और भैया ये मरे हुए पशुओं का क्या करें? इन्हें भी डाल ले नदी में। हाँ क्यों नहीं। अब तो समझदार हो गया है। नदी होती किस लिए है? प्लास्टिक का कचरा, मूर्ति, फैक्ट्री का कचरा, इन सबको नदी अपने अंदर समेट लेती और हमारे घर, गांव और शहर को भी स्वच्छ रखती है। सही पकड़े। कलयुग में प्रलय आएगी। हथियारों की प्रचंड टंकार समूचे मानव समाज को नष्ट कर देगी। जीवन देने वाले हाथों से मृत्युदान होगा। मृत्यु भी कैसी? घायल तड़पेंगे, छटपटाएंगे, अपनी आंख को नमक के ढेर में गलते देख मृत्यु की कामना करेंगे। परंतु मृत्यु सिर्फ भाग्य वालों को ही नसीब होगी। दमन की पिपासा धधकेगी। आदमी आदमी न रहकर नर पशु हो जाएगा। तो सिर्फ इतना जानता है कि मार दो, अन्यथा कोई तुम्हें मार देगा। हाँ, कलयुग में सिर्फ यही होगा। मैं अवतार लूंगा और दुष्टों का संहार करूंगा। जिस तरह लोगों की आपसी वैमनस्य और चेतना में ना होने के कारण पृथ्वी का समुचित उपभोग नहीं किया जा सका, प्रभु हम दुर्भाग्य कर उठे। अपने आपस की मर्यादा खोकर एक लोभी संस्कृति के हिस्से हो उठे। अपनों को गैर समझकर, चीजों को केवल व्यापार का साधन समझकर अपने मूल अस्तित्व से खिलवाड़ कर बैठे। सच तो है कि बिना प्रकृति के संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं है। प्रकृति के भीतर ब्रह्मांड है और इसके भीतर बसती हैं अनेक सारी संस्कृतियां और उनका आधार है मनुष्य। केवल द्वेष और वैयक्तिक हिंसा के लिए मानव को अपना नीड़ खुद नहीं उजाड़ना चाहिए। प्रकृति ने हम सभी प्राणियों को, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, नदियों में विचरण करने वाले जलचर हो, उनका भरण पोषण प्रकृति पर ही निर्भर है। इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति हमेशा उसे संतुलित करती है। फिर उसमें दया, करुणा का कोई स्थान नहीं होता। वर्तमान में पूरी दुनिया के लोग उसी से पीड़ित हैं। जी हाँ, कोविड-19 की ही बात कर रहा हूं मैं, जिसने विश्व को झकझोर दिया है। प्रकृति ने जब अपना ये रूप दिखाया तो पूरे संसार की नदियां, जंगल और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। इंसान को विकास की आड़ में अपने अंत को ही गले लगा रहा है। सबको अपनी गाड़ी पेड़ की छांव में रखनी है, पर आप में से कितने लोगों ने पेड़ लगाए हैं? पेड़ यदि वाईफाई के सिग्नल देते तो भी सभी जगह पाए जाते, पर वो तो केवल स्वच्छ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं, जो आप सभी के जीवन के लिए जरूरी है। हमें वापस उन्हीं मूल्यों की ओर लौटना पड़ेगा जहां जीवन बड़ा ही खुशहाल था, साथ ही समस्याओं का समाधान सरलता से हो जाया करता था। मैं प्रकृति जीवन दायिनी हूँ। मेरे प्रति मनुष्य को
होगा। मेरी सुरक्षा और संरक्षण मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। मुझ में लोगों ने मिलावट कर दी है, सबसे अलग कर कितनी तरह से मुझे मारने लगे हैं। अरे देखो ना, मेरे सहारे उन्हें तुम्हें ही मारना था। उन सभी ने मुझे तुमसे अलग कर इतिहास रचने की कोशिश की है। मैं आनंद दे सकती हूँ, लेकिन उसका स्रोत तो तुम ही हो। लोग यही भूल कर बैठे हैं, विकास हम दोनों का शत्रु नहीं है, पर मुझे तुमसे अलग कर भोग में लगे हैं। नृत्य, गीत, खान पान, पहनावा तो वही अच्छा है जो सहज हो, पर स्वार्थ ने जीवन के स्रोतों को जटिल कर लिया है। आदिवासियों के बीच बहुसंख्यक देवी देवता नहीं होते, वो प्राकृतिक संसाधनों को ही पूजते हैं। नदी, पहाड़, जंगल, पत्थर और जीव जंतु, इन सब की आराधना करते हैं। पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपना बहाव, अग्नि अपना तेज, अंतरिक्ष अपनी ध्वनि और वायु अपने स्पर्श गुण के साथ प्रातःकाल को अपना आशीर्वाद दे, यही हमारी कामना है। ये थी प्रकृति संस्कृति की प्रस्तुति। ये बाबा को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और यहाँ पर आई थिंक कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते, पर प्रकृति संस्कृति सही में बहने हैं। और बाबा ने इसके बाद, इस प्रस्तुति को देखने के बाद हमारा नामकरण प्रकृति संस्कृति कर दिया था। तो हम आयुषी और टियारा नहीं थे, हम उनके लिए प्रकृति और संस्कृति ही थे। ये पूरी प्रस्तुति अपस्टेज की टीम के द्वारा थी। ये सभी बच्चे हमारे साथ 1 महीने की कार्यशाला थी डांस ड्रामा की, उसमें हमने ये प्रस्तुति तैयार करी और आप सबके समक्ष प्रस्तुत करी। एक बार जोरदार तालियां मेरे प्यारे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। I would like to call on stage Mrs. Chandrakanta, the director of this dance and drama. Ma'am, can you please? And for everyone, she is the director, but for me and Tiara, she is also our mama. So, congratulations, mama. Would you like to say something? थोड़ा सा। आज की जो प्रस्तुति थी वो बाबा को समर्पित थी
क्योंकि बाबा जैसे कि आयशी ने बताया कि उनको ये नाटक बहुत 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 पसंद था और हमें पूरी तरीके से समर्पित हमने बाबा को किया था। और सारा श्रेय मेरा जाता है दोनों बेटियों को, मेरी टीम को। तो जोरदार एक बार टीम अपने लिए ताली बजाएं। बहुत डांट खाई है, कुछ त्रुटि भी हुई है, बट जो बच्चे हैं वो अपना आशीर्वाद आपको हमेशा देते रहें और ऐसे ही सहयोग करते रहें। और हमारा 7 से लेके 14 तक अनेक भाषाओं पे हमारा ये जो फेस्टिवल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो प्लीज़ आप सब आएँ और ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। 7 से 13 तारीख तक हमारे पास SNA मेघदूत है। इसमें परफॉर्मेंसेज होंगी बहुभाषीय नाटकों की। 13-14 तारीख को NSD सम्मुख में हमारी प्रस्तुतियां हैं। इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस के प्ले हो रहे हैं। कल आप सब यहाँ आएंगे तो आपको पंजाबी नाटक देखने का मौका मिलेगा। हाँ, और हमारी हर नाटक की प्रस्तुति से पहले वहीं की लोक नृत्य की प्रस्तुति है। तो जैसे पंजाब का नाटक है उस दिन भांगड़ा होगा नाटक से पहले। जिस दिन छत्तीसगढ़ी नाटक की प्रस्तुति है उस दिन कर्मा होगा। जिस दिन मराठी नाटक की प्रस्तुति है उस दिन लावणी और जोगवा होगा।